देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये कौन से 10 विधानसभा सीटें हैं जिनमें चुनाव होने हैं और समीकरण क्या कह रहे हैं? अब तक की कौन कौन सी अपडेट्स हमारे पास मौजूद है, तमाम सीटों का सर्वे आज हम करने वाले हैं। बताएंगे आपको, जानकारी देंगे कि किस सीट से कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन सी सीट पर दांव फंस सकता है और कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी डोमिनेट कर सकती है, जीत हासिल कर सकती है। तमाम सीटों का जो भी लेखा जोखा है, जो कुछ भी समीकरण निकल कर आ रहे हैं, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, तारीखों का ऐलान भी नहीं किया गया है, लेकिन आगे आने वाले किसी भी समय में ऐलान हो सकता है और चुनाव में ज्यादा अब वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में तुरंत शुरू करते हैं वीडियो को और आपको बताती हूं कि क्या समीकरण निकलकर इस वक्त आ रहे हैं। तो पहले मैं आपको सीट बता देती हूं कि वो कौन से 10 विधानसभा सीटें हैं। देखिए, स्क्रीन पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश की वो 10 सीटें जिनमें चुनाव होने हैं: करहल, मिल्कीपुर, सीसामाऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवान, कटेहरी, खैर और मीरापुर। ये 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होने हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि किस सीट का क्या समीकरण बन रहा है। तो सबसे पहले हम करहल की बात करते हैं। दोस्तों, करहल वही विधानसभा सीट है जहां पे अखिलेश यादव कभी वहां से विधायक हुआ करते थे और अब क्योंकि अखिलेश यादव जीत चुके हैं कन्नौज से लोकसभा सीट, तो यहाँ करहल की सीट उनकी खाली हो गई है। तो करहल सीट पर क्या उम्मीदवारी की पेशकश की जा रही है और क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, एबीपी की खबर जिसमें लिखा है, रेस में है ये नाम। जब अखिलेश ने करहल सीट से इस्तीफा दिया था, उस वक्त मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के नाम के प्रत्याशी होने का दावा किया जा रहा था। तेज प्रताप यादव को ही सपा ने कन्नौज से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था। हालांकि बाद में उनकी जगह अखिलेश को कैंडिडेट बना दिया गया था। अब करहल उपचुनाव में रेस में दो नाम और जुड़ गए हैं। सूत्रों का दावा क्या है कि इस लिस्ट में सोबरन यादव और डॉक्टर ज्योति यादव का नाम भी चल रहा है। तो ये 3 उम्मीदवार हैं इस सीट से और इस पर काफी जो है आशंका जताई जा रही है, क्योंकि यादव समुदाय से अगर तेज प्रताप यादव को दिया जाता है, जो सफाई परिवार से आते हैं, सफाई परिवार से आते हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, तो यहाँ पर अखिलेश की पार्टी को काफी फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर अखिलेश भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, 60,000 वोटों के अंतर से जीते भी थे और अब क्योंकि वो कन्नौज लोकसभा सीट से जीत चुके हैं, तो इस वक्त उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। तो यहाँ से उम्मीद जताई जा रही है कि फायदा इंडिया गठबंधन को ही होने वाला है। दूसरे सीट की अगर मैं बात करूं तो यह अयोध्या की मिल्कीपुर। यहाँ पर आपको याद दिला दूं दोस्तों कि कितना भारी नुकसान फैजाबाद लोकसभा सीट से योगी आदित्यनाथ या पूरे मोदी सरकार को हुआ है और इस बार दमखम में भाजपा भी जो है कहीं पीछे नहीं दिख रही है। भाजपा भी अब योगी सरकार के नेतृत्व में काफी आगे दिख रही है और यहाँ पर सुपर 30 टीम का गठन भी कर लिया गया है। योगी जो है यहाँ पर 2 सीटों को लेकर काफी ज्यादा मजबूती से नजर आ रहे हैं। मैं कहूं कि वो काफी प्रयास कर रहे हैं कि कटेहरी सीट जो है अम्बेडकर नगर की और अयोध्या की मिल्कीपुर है, इन दोनों ही सीटों पर योगी अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और बीजेपी की तरफ से प्रभारी का नाम सूर्य प्रताप शाही और उनके साथ 3 अन्य लोगों को भी जो है कमान सौंप दी गई है। अब देखना होगा कि भाजपा जिस तरीके से तैयार है, अखिलेश और इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी है। तो आपको मिल्कीपुर सीट के बारे में आपको बताऊं, देखिए एबीपी लाइव की खबर, यूपी में होने वाले उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा की तरफ से अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत पर दावा लगाया जा सकता है, जानकारी पार्टी के सूत्रों से मिला है। वहीं सपा के कटेहरी विधानसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को चुनावी रण में उतारा जा सकता है। यानी ये जो 2 सीटें हैं, जहां पर कटेहरी की मैंने आपको बताई बात, जहां पे योगी दमखम लगा रहे हैं और दूसरा मिल्कीपुर, यहाँ पर भी योगी जबरदस्त तैयारी में दिख रहे हैं। तो ये दोनों ही सीटों पर अभी उम्मीदवार की नाम काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं इंडिया गठबंधन से और यहाँ अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को टिकट मिल सकती है। तो वहीं कटेहरी से जहां पर लालजी वर्मा काफी रहे हैं, पूर्व इसमें विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और यहाँ से हो सकता है कि अब छाया जो उनकी बेटी है लालजी वर्मा की, उनको यहाँ से टिकट दे दिया जाए। तो अगर बेटे और बेटी को टिकट मिलता है तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन यहाँ पे सशक्त नजर आ रहा है। तीसरी सीट हमारी कानपुर की सीसामाऊ सीट है। आपको याद दिला दूं कि 6 साल के लिए इरफान सोलंकी, क्योंकि वो विधायक रहे थे, उन्हें एक मामले में जेल भेज दिया गया, तो अब इरफान सोलंकी की वो सीट खाली हो गई है। और सीसामाऊ की सीट की अगर बात करूं तो देखिए, स्क्रीन पर नजर डालिए, आपको बताती हूँ कि सीसामाऊ सीट से क्या बन रहा है।
देखिए, उपेंद्र पासवान की दावेदारी यहाँ पर बताया जा रही है कि हो सकता है कि उपेंद्र पासवान को मैदान में उतारा जाए, लेकिन इसे लेकर अभी काफी खींचतान है। क्यों खींचतान है, देखिए खबर देखिए। उपेंद्र पासवान ने की दावेदारी, यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा निकेतन में गुरुवार को होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए वह फिर बाकी दावेदारों के से आगे निकलने का प्रयास करेंगे। हालांकि ब्राह्मण दावेदारों की लाइन भी लगी हुई है। उपेंद्र पासवान का नाम आगे बढ़ाने के पीछे यह दावा किया जा रहा है कि सीट पर भाजपा के प्रत्याशियों में आज तक सिर्फ राकेश सोनकर ही जीते हैं, इसलिए उन्हें आपसे टिकट दिया जाएगा। तो ये जबरदस्त प्लानिंग प्लॉटिंग भाजपा की तरफ से भी हो रही है। और दूसरी इंडिया गठबंधन क्या करेगी वो आपको बताती हूँ। देखिए, नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिन्होंने इस नाम को आगे बढ़ाया है वह सुरेश खन्ना के साथ पिछली बैठक में भी मौजूद थे। इस नाम के आगे आने से क्षेत्रीय दलों में भी काफी खींचतान साफ दिखाई दे रही है। हालांकि दलित प्रत्याशी बनाए जाने पर अभी से विरोध शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो है विरोध अपने ही पार्टी के बीच में हो रहा है। भाजपा के अपने ही जो साथी है वो सवाल खड़े कर रहे हैं टिकट को लेकर। हालांकि अभी कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी को इससे संकट हो सकता है अगर खुद की ही पार्टी यहाँ पे सवाल खड़ा करे। चलिए नेक्स्ट सीट पर बढ़ते हैं, जो कि कुंदरकी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर अपना दल को यहाँ पर भाजपा ने अपना दल को आगे किया था और यहाँ से शफीक अहमद अंसारी काफी जीत इन्होंने हासिल की। और अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये सीट भाजपा आरएलडी को दे सकती है और आरएलडी के किसी मुस्लिम प्रत्याशी को यहाँ से खड़ा किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है, टीवी9 की खबर भी है यहाँ पे, पहले खबर पढ़ते हैं फिर आगे बताती हूँ। यूपी उपचुनाव में बीजेपी क्या मुस्लिम चेहरे पर खेलेगी दाव, कुंदरकी सीट के समीकरण से मिल रहे हैं संकेत। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भले चुनाव की औपचारिक घोषणा नहीं हो, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। इन सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए भविष्य की सियासत को ताकत के लिए बीजेपी ने अपना जो है रोड मैप तैयार कर लिया और मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। और अगर मैं बता दूं कि कुंदरकी सीट से किसी मुस्लिम प्रत्याशी को खड़ा किया जाता है तो यहाँ पर मामला फंस सकता है। ये एक सीट है जहां पर मामला दोनों ही पार्टियों के लिए काफी कांटे का होने वाला है। आगे मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी इस बार 3 सीटें, जो कि गाजियाबाद की है, मजवान की है और मीरापुर की है, 3 ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को आगे करने वाली है। इंडिया गठबंधन जो है उसकी तरफ से कांग्रेस इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। देखिए खबर क्या है, खबर है फूलपुर से संबंधित इस वक्त निकल कर आ रही है, जहां से प्रवीण पटेल जीते थे बीजेपी के और अब कह रहे हैं कि ये सीट काफी कंट्रोवर्शियल है, विवादित है। ये नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस सीट को लेकर सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि फूलपुर की तरफ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा होगी। वहीं मजवन और मीरापुर और गाजियाबाद, ये 3 सीट है जो कांग्रेस की पक्की मानी जा रही है। इससे संबंधित खबर क्या है मौजूद, देखिए। फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तिथि की भले ही घोषणा नहीं हो, लेकिन इस पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा दावेदारी जताने का सियासत गर्मा गई है। 24 घंटे के भीतर ही समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर श्यामलाल पाल ने साफ कर दिया है कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस शामिल है, लेकिन फूलपुर बाईपोल में सपा के ही उम्मीदवार मैदान में नजर आ रहे हैं। चलिए बातें हैं अलीगढ़ की जो सीट बची है हमारे पास, खैर सीट की अगर मैं आपको बात बताऊं, यहां से खबर निकल कर आ रही है कि अलीगढ़ की खैर विधानसभा सुरक्षित सीट होने की वजह से इस सीट पर चुनाव दिलचस्प हो जाता है। बीजेपी की ओर से दावेदारों की लिस्ट में पहला नाम पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर का सामने आ रहा है। और लिखा है कि पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर जो यहाँ से उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो ये तमाम तरीके की खबरें जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, हमने आपको बताया कि किस सीट से कौन कांटे का मुकाबला किसकी ओर सामने आ रहा है। अब इसको लेकर दोस्तों 2 ऐसी सीट है जहां पर योगी खुद कमान संभाल रहे हैं। तो उन दोनों ही सीटों के जातीय समीकरण को समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को अपने अस्तित्व दिखाना है। उनको दिखाना है कि भाजपा जो उन पर भरोसा कम हो चुका है जिनका, वो वापस यहाँ पर कम बैक कर सकते हैं। और अयोध्या में अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की है फैजाबाद में, तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अगर अवधेश प्रसाद के बेटे को हरा देती है भाजपा तो ये बड़ा संदेश भाजपा की तरफ से जाएगा। हालांकि इस वक्त ये बहुत मुश्किल दिख रहा है, लेकिन चुनाव और अभी जो समीकरण निकल कर आ रहा है इससे यही सामने आ रहा है कि इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंच। लेकिन एक बार जातीय समीकरण देखते हैं, मिल्कीपुर और कटेहरी सीट का जातीय समीकरण फटाफट देख लीजिए। मिल्कीपुर में लगभग 65,000 ब्राह्मण है, 55,000 पासी है, 22,000 कोरी, 15,000 हरिजन, 25,000 क्षत्रिय, 23,000 मुस्लिम, 20,000 चौरसिया, 17,000 बनिया और 55,000 मतदाता जो है वो यादव है। तो समझ सकते हैं मिल्कीपुर में यादव की जनसंख्या ज्यादा है
और साथ ही अगर मैं आपको बात करूं, ब्राह्मणों की भी संख्या ज्यादा है और ब्राह्मण और दलित मिलकर यहाँ पर पूरा का पूरा गेम घुमाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्राह्मण पहले से ही जो है भाजपा से नाराज चल रहे हैं। और दूसरा, राम मंदिर को लेकर भी लोगों का आक्रोश है ब्राह्मणों का कि शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया, अब तो राम मंदिर की छत भी टपक रही है और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर ब्राह्मण समाज भी नाराज है। अब इसको लेकर देखते हैं कि किसको उम्मीदवार भाजपा बनाती, हो सकता है उससे भी गेम कुछ जो है पलट सके। सुरक्षित सीट होने की वजह से सभी पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ दलित बिरादरी से होंगे। इस बार बता दूं आपको कि क्योंकि सुरक्षित सीट है तो ब्राह्मण को उतार ही नहीं सकती भाजपा और इस वजह से यहाँ पे कुछ दांव फंस सकता है। इस बार बसपा और चंद्रशेखर रावण भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। ये बहुत जबरदस्त होने वाला है गेम, क्योंकि इस बार बीएसपी यानी मायावती और चंद्रशेखर आजाद भी इन दोनों ही सीटों पर अपना किस्मत जो है आजमाने वाले हैं। और ऐसे में संकट यहाँ त्रिकोणीय और चार कोणीय होने वाली है। अब देखेंगे कि चतुर्थ कोणीय और तीन कोणीय मुकाबले में कौन जो है जीत दर्ज हासिल करता है। कटिहारी विधानसभा सीट पर कुल 18.50 लाख से ज्यादा मतदाता है। 4 लाख दलित, 3.70 लाख मुस्लिम है, 1.78 लाख कुर्मी है, 1.70 लाख यादव है, 1.35 लाख ब्राह्मण है और 1 लाख ठाकुर मतदाता है। यहाँ पे दलितों की संख्या ज्यादा है और मुसलमानों की भी। अब देखना होगा कि इस सीट पर क्या होता है, क्या दलितों और मुसलमानों को योगी सरकार अपने जो है उन्हें इम्प्रेस कर पाती है। लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी पीडीए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक को साधने, जातीय समीकरण साधने में बहुत ज्यादा माहिर है। और ऐसे में विधानसभा चुनाव जो है वो 10 सीटों के, अगर मैं समीकरण जो आपको समझाया उसमें आपको भी समझ आ गया होगा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है वो काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको इस पूरे समीकरण पर? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति।